जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए विज्ञान से 25 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। चाहे वो एसएससी हो, जेएसएससी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीएसएफ हो, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम, बीपीएससी, दरोगा की बहाली, आईएएस, यूपीएससी, सब में ये पूछे गए सवाल हैं। तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन अगर आप नए हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल कि विज्ञान से आने वाले 25 प्रश्न में से पहला सवाल, सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्रक होता है? ठीक है, किसका केंद्र होता है। तो देखिए, मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आप ऑप्शन देखिए, इसमें मैं केवल आंसर बताऊंगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, कोशिकीय श्वसन का। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी और यह कोशिका का श्वसन स्थल है और ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। यहाँ पर आहार अणुओं की ऊर्जा प्रयोग में आने वाली ऊर्जा में बदल जाती है और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी अणुओं में संग्रहित कर दी जाती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी, और एटीपी में संग्रहित ऊर्जा को शरीर की कोशिकाएं नए रासायनिक मिश्रण बनाने और उनको ढोने के लिए आंतरिक ऊर्जा क्रियाओं में प्रयोग करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा डिटेल से बताऊंगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? थोड़ा सा मिस प्रिंट हो सकता है, उसके लिए सॉरी। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, क्लोरोप्लास्ट। याद रखिए कि पादप कोशिका में क्या क्या होता है। पादप कोशिका में होता है कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम होता है और रसधानी होता है। और जंतु कोशिका में जो होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, लेकिन और एक आप देखिएगा, सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं होता है और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होता है, ठीक है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में नहीं होता है, पादप कोशिका में लाइसोसोम होता है, याद रखिएगा। और रसदानी जो है ये जंतु कोशिका में नहीं होता है, ये आपका पादप कोशिका में होता है, ठीक है। रसदानी को इंग्लिश में VACUOLE वैक्यूल बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्यूलोस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेल्यूलोस जो है, ठीक है, ये आपका कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, ठीक। इसका काम जो होता है, इसका मुख्य अवयव सेल्यूलोज पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका प्रक्रियात्मक और जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक एकक जो है वो कोशिका है। क्या है? कोशिका। इसको याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सूक्ष्म तंत्री के द्वारा क्वार्क के खंड का अध्ययन किया था। उसकी रचना को मधुमक्खी के छत्ते के समान पाया और इस संरचना के प्रत्येक खंड को कोशिका कहा गया। जर्मनी के 2 जीव विज्ञानियों एम स्लाइडेन तथा टी स्वान ने 1938 और 1939 में प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसको भी याद रखिएगा। चलिए, आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो देखिए, आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है आपका ऑप्शन 4, डीएनए को, ठीक है। जेनेटिक सूचनाओं के मास्टर कॉपी डीएनए को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिजन क्या होता है? तो देखिए, प्रतिजन होता है ये आपका प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है। प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी गामा रक्त गोलिका यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो मेरुदंडी प्राणियों के रक्त या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। चलिए, तथा इनका प्रयोग प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बैक्टीरिया तथा वायरस जैसे बाह्य पदार्थों को पहचानने तथा उन्हें बेहतर करने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? तो इसका सबसे छोटा आकार हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, 100 माइक्रोन। 100 माइक्रोन, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश अंतर में अवशोषित हो जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, फाइटोक्रोम।
पौधों प्रकाश का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक, ठीक है, फोटो रिसेप्टर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? कोशिका जो है ये आपका ऑप्शन 3 अंतःपराशरण के कारण स्फीत हो जाती है। जब पौधे की कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तब पौधों की कोशिकाएं पराशरण द्वारा जल ग्रहण करती हैं और फूलने लगती हैं, ठीक है। लेकिन कोशिका की दीवार जो है सेल वॉल इसे फटने से बचाती है। पौधे को कोशिका फूलकर जो होता है वो सूज जाती है और कठोर हो जाती है, और इस प्रकार अंतःपराशरण के कारण कोशिका फूल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? तो देखिए अंतः शोषण की प्रक्रिया में जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 अवशोषण। जब ठोस पदार्थ द्वारा बिना किसी विलयन के सहायता के जल अवशोषित किया जाता है तो यह प्रक्रिया अंतः शोषण कहलाती है। और ऐसे पदार्थ जो जल का अवशोषण करते हैं और जल में घुलनशील नहीं है अंतः शोषक कहलाते हैं, और यह बीज के अंकुरण का पहला चरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो देखिए कोशिका का आयतन किसमें बढ़ेगा? तो समपराशरण दाबी घोल में। जब एक कोशिका को समपराशरण दाबी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तब जल जो होता है पौधे की झिल्ली में पहुंचता है और कोशिका का परिमाण बढ़ जाता है, यानी वॉल्यूम जो इसका बढ़ जाता है। अंततः कोशिका की झिल्ली में के बढ़ जाने से यह कोशिका को कठोर दीवारों को धक्का देती है और ऐसे स्थिति में कोशिका फूल जाती है। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। ऊतकजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 त्वचाजन। पौधों में 3 विभज्योति की परतें होती हैं, ठीक है, जो आरंभिक रूप में 3 समूह में होते हैं जिसे ऊतक दल या उत्तलयन कहते हैं, ठीक है। और सबसे ऊपरी परत जो है वो है आपका डेर्मोटेजन। यह परत कोशिकाओं को, ठीक है, आपका अपनगत भागों में बांटती है जिसे बाह्य त्वचा उत्पन्न करती है। और पेरिब्लम और फ्लोएम दो अन्य उत्प्लान परतें हैं, इसलिए ऊतकजन जिसके बाह्य त्वचा बनाती है वह त्वचाजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किस जो है, ठीक है, ये किसमें होती हैं? ये विष नहीं है, किसमें होती हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 द्विबीजपत्री, द्विबीजी या द्विबीजपत्री पादपों में। द्विबीजपत्री में रक्षक कोशिकाएं किडनी के आकार की तथा एकबीजपत्री के आकार की होती है। जब रक्षक कोशिकाएं के बाहरी किनारे पर बढ़ती हैं लेकिन आंतरिक रूप से नहीं बढ़ती हैं तो किडनी के आकार की कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, जो दो रक्षक कोशिकाओं के बीच वायु आदान प्रदान करने के लिए रोमकूप का यानी पोर का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं। डंबेलेकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो डंबेलेकार द्वारा जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो होती हैं आपका गेहूं में। किसमें होती है? गेहूं में। याद रखिएगा गेहूं में एक बीज पत्रीय रक्षक कोशिकाएं डंबेलेकार आकृति की होती है। गेहूं में रक्षक कोशिकाओं का केंद्र भाग संकीर्ण और उसके दोनों सिरे जो होते हैं गोल होते हैं। गेहूं में रक्षक कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं के साथ संलग्न होती हैं। हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? तो हरित ब्लॉकों का संबंध है आपका ऑप्शन 3 जैव ईंटें से। ग्रीन ब्लॉक्स पूरे प्रतिवर्ष में कई खंडों में समारित हरित खंड यानी ग्रीन ब्लॉक्स के निवासी अपने आसपास की सुंदरता, जीवन की गुणवत्ता और स्वच्छता में वृद्धि के लिए हरितमा बनाए रखने का प्रण लेते हैं। इन्हें जैव ईंटें के नाम से जाना जाता है यानी बायोब्रिक्स के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है वो है आपका ऑप्शन 4 अमीबा, ठीक है, अमीबा। याद रखिएगा। अक्टूबर 2011 में अनुसंधानकर्ताओं ने प्रशांत महासागर के मरियाना खाई की सतह के नीचे एक द्वितीयकार अमीबा, ठीक है, की खोज की थी। इसकी लंबाई 4 इंच से अधिक थी और यह पृथ्वी पर पाया गया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है जो विशिष्ट रूप से गहरे समुद्र में पाया जाता है। बार पिंड किसमें पाया जाता है? तो देखिए बार पिंड जो होता है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 मादाकाई कोशिका में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारा को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो पैरामीशियम में के शरीर के अंत में पिछले भाग पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे साइटोपाइग या साइटोप्रोट कहा जाता है यानी साइटोपाइज, ठीक है, ऑप्शन 3। पैरामीशियम का अनपचा भोजन इसके द्वारा बाहर निकल जाता है और पैरामीशियम भोजन के रूप में मुख्यतः बैक्टीरिया और छोटे प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय कवक
डायटम ईस्ट आदि को ग्रहण करता है। आगे चलते हैं। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहण करती है क्या कहलाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 आइडियोब्लास्ट यानी विचित्र कोशिका। पेरेन्काइमा कोशिकाओं में, ठीक है, इरेगेस्टिक पदार्थ संग्रहित होते हैं जिसे आइडियोब्लास्ट कहते हैं, याद रखिएगा। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो देखिए ग्लूकोज जो है ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, हेक्सोज शर्करा का। 3 समान शर्कराओं का यानी ग्लूकोज, ग्लूकोटोज, फ्रुक्टोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, याद रखिएगा। सामान्यतः समान रहता है क्योंकि प्रत्येक शर्करा में कार्बन के 6 अणु होते हैं और प्रत्येक शर्करा की आकृति षडभुज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। जीवाणु का पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है और इसके चारों कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है। यह प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है और इसके कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका का तथा अन्य विकसित कोशिका का अभाव होता है। चलिए कोशिकाओं का अभाव होता है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसको मिटा देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो देखिए इसको कहते हैं आपका रंध्रीय द्वार यानी स्टोमेटा। स्टोमेटा भी इसको कह सकते हैं, स्टोमेटा, याद रखिएगा, ठीक है। तो रंध्र को निरंतर खुले रहने के लिए निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक। और स्टार्च यानी मंड को शुगर में यानी शर्करा में परिवर्तित कर यह ऊर्जा प्रदान की जाती है। स्टोमेटा के खुलने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन से संबंधित है, ट्रांसपायरेशन, जो पौधा द्वारा जल को ग्रहण करने अथवा वाष्पीकरण पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? देखिए कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको, 1 मिनट, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 ग्लूकोज, ठीक है। हमारे शरीर में जो हमारे मस्तिष्क को लाल रक्त कोशिकाओं को शीघ्र ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज। हमारे शरीर में अधिकांशतः सभी कोशिकाओं को शीघ्रता से ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता होती है और यह ग्लूकोज इसका काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपके लिए होगा, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगर आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो ये भी जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।